Hello students, I am S.B. Thakur, known as ठाकुर सर इन दिल्ली। ऐसे तो आप पहचान चुके हैं मुझे अब। आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है इसको शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले 1 मिनट में आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। बच्चों, मैं शुरू से आपको YouTube पर नोट्स दिखाते चल रहा हूँ। आप इस नोट्स की मदद से 5 चैप्टर अभी तक सॉल्व किए, सारे अच्छे से सॉल्व हुए। अब इस नोट्स को आप बोर्ड में यूज करेंगे, आप IIT-JEE में यूज करेंगे, आप नीट में यूज करेंगे। 100% क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मैं बच्चों यही कहूँगा कि आप नोट्स को लिखेंगे अपने नोटबुक में और उसकी मदद से सारे प्रॉब्लम्स को करेंगे। अब हमारा जो काम होना चाहिए वो एनसीईआरटी के बेसिस पे होना चाहिए। इधर उधर बहुत सारे रिफ्रेशर बुक्स के रेफरेंस से लोग सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप जरूर अपनी कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी से मिलाइए, क्योंकि 12 की एग्ज़ाम यदि आप देते हैं तो एनसीईआरटी के बेसिस पर आपको लिखना होगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 90% 100% मार्क्स मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी। आइए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है हमारा, ये बेस्ड है, आधारित है मैग्नेटिक फ्लक्स पर। आपने मैग्नेटिक फ्लक्स, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म एनसीईआरटी चैप्टर 5 में मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर में पढ़े हैं। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालना सीखते हैं फिर से, और आने वाले चैप्टर 7 भी मैग्नेटिक फ्लक्स पर ही बेस्ड है। इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स को आप अच्छे से सीख लीजिए और फिर आगे सारा काम आपका आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हम लोग फाई सबस्क्रिप्ट बी से डिनोट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी फाई से डिनोट किए थे, गॉसेस लॉ पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसेस लॉ, तो वहां भी फाई यूज किए थे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को पहचानने के लिए सबस्क्रिप्ट बी हम लोग लगा लेते हैं, क्योंकि बी मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है, जैसा कि आप चैप्टर 4 चैप्टर 5 में आपने देखा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हम सीखते हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशंस वगैरह ऑलरेडी आप कर चुके हैं चैप्टर 5 में, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये आप कर चुके हैं मैग्नेटिज्म मैटर चैप्टर में। तब हम लोग यहाँ पर निकालना सीख रहे हैं फिर से दोबारा से। सपोज ये कोई लूप है, किसी भी शेप का कोई भी लूप ले सकते हैं। तो ये कोई लूप है, ठीक है, ये एक लूप है। इस लूप के एक पॉइंट पर पहले मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाइए। तो आप चैप्टर 4 चैप्टर 5 में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के सारा तरीका सीख चुके हैं। अब एक पॉइंट हमने लिया लूप के प्लेन में, इस पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाया। सपोज इधर मिला हमें मैग्नेटिक फील्ड। अब इस लूप के प्लेन पर, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर खड़ा करिए। ड्रॉ परपेंडिकुलर एट द पॉइंट एट द प्लेन ऑफ द लूप। अब ये जो परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर खड़ा करा, परपेंडिकुलर का मैं साइन दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है ना, फिगर 3D में है, बिल्कुल जैसे ये हो गया हमारा लूप का प्लेन। तो इस पर ऐसे परपेंडिकुलर हमने खड़ा करा, ड्रॉ करा। अब ये एंगल बी और परपेंडिकुलर के बीच स्मॉल एंगल, इसको थीटा सपोज करा हमने। नाउ अब इस पॉइंट पर ले रहे हैं एरिया एलिमेंट, जिस एरिया एलिमेंट को हम dA से डिनोट कर रहे हैं, ये एरिया एलिमेंट का मैग्नीट्यूड लिखा हमने। एरिया एलिमेंट इज अ वेक्टर, जिसको कि स्मॉल एरिया वेक्टर भी कहते हैं। तो स्मॉल एरिया वेक्टर लिया हमने इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर बी का पता लगाया। पॉइंट कहां लिए हैं? एक लूप के प्लेन में लिए हैं पॉइंट। उस पॉइंट पर बी का पता लगाया
फिर उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर खड़ा किया, और जैसा कि आपने पढ़ा है गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के समय, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये छोटी सी एरिया हमने लिया है। अब इस छोटी सी एरिया का मैग्नीट्यूड डी ए, और ये छोटी सी एरिया वेक्टर हमारा हो गया अलोंग परपेंडिकुलर डी ए। अब इस पूरे जो लूप की प्लेन है इसकी एरिया को मैं ए सपोज कर दे रहा हूं, ठीक है। ए मतलब एरिया ऑफ प्लेन ऑफ द लूप। अब आइए मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं। स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स, स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको डी फाई से डिनोट कर रहे हैं, सबस्क्रिप्ट बी लगा के चलते हैं। स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट, थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए in the plane of a loop of area A। चलिए, तब ये डी फाई बी इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब बी अंडरस्टूड सिंबल आपके लिए है मैग्नेटिक फील्ड, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड स्मॉल एरिया वेक्टर, यही हम लोगों ने पढ़ा है पिछले चैप्टर में। अब बच्चों इसको हम एक्सपैंड करते हैं, तो बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और जो एरिया एलिमेंट है एरिया वेक्टर है, इनके बीच का स्मॉलर एंगल है थीटा। तो फिर जैसा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आप पढ़ चुके हैं, क्या होगा बी डी ए कॉस थीटा। नाउ अब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमें चाहिए थ्रू द प्लेन ऑफ द लूप। तो इस पूरे प्लेन के लिए आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो मेंशन करिए टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको मैं फाई सबस्क्रिप्ट बी से डिनोट कर दे रहा हूं, थ्रू द प्लेन of the loop we integrate इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट करने के समय हमें देखना होगा कि इसमें वेरिएबल कौन है, वेरिएबल क्या है वो देख लेंगे और हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। हमें डी फाई का इंटीग्रेशन फाई मिल जाएगा, यानी कि डी फाई बी का इंटीग्रेशन फाई बी मिल जाएंगे। अब यदि बच्चों मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जो लूप की प्लेन है उस पूरे प्लेन में यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो इंटीग्रेशन को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तब if magnetic field is uniform in whole loop, then by इक्वेशन 1 से डी फाई बी का इंटीग्रेशन फाई बी का मतलब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने फाई बी ले लिया है। नाउ दिस इक्वल टू, अब इंटीग्रेट करेंगे तो बी कांस्टेंट। यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है इन होल रीजन, इन होल एरिया ऑफ द लूप, तो फिर थीटा भी कांस्टेंट होंगे। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कांस्टेंट होगा तो परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल है ये एंगल बदलेंगे नहीं। थीटा कांस्टेंट तो कॉस थीटा कांस्टेंट, तो इसको हमने इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया। नाउ इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेंगे? डी ए। अब एक पॉइंट से
पूरे एरिया पर हम आ रहे हैं तो एक पॉइंट का एरिया क्या लेते हैं 0, और जब पूरा लूप का एरिया लेंगे तो पूरे लूप का एरिया हम लोगों ने ए ले रखा है, तो ये हो गया ए। नाउ बी कॉस थीटा इंटू डी ए का इंटीग्रेशन ए माइनस 0 ए हो गया। इसको मैं जरा सीक्वेंस में लिख देता हूं, तो फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो यदि 1 टर्न का लूप है आपके पास और इस लूप में पूरे रीजन में यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फिर आप बी ए कॉस थीटा कर लीजिए, ठीक है। वेयर ए क्या है, एरिया ऑफ द लूप लिख चुके हैं स्टेटमेंट में, आपको निकल जाएगा टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन बच्चों यदि कहीं कॉइल आ गया जिस कॉइल में n टर्न्स हैं और जो n टर्न्स हैं बहुत क्लोज हैं, ठीक है ना, क्लोजली बाउंड है, क्लोजली लपेटा गया है, यदि n टर्न्स कॉइल का, तो उस कॉइल से टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, तो मेंशन कर दीजिए इफ अ कॉइल हैज n टर्न्स क्लोजली या कहिए टाइटली बाउंड, यानी लपेटा हुआ, क्लोजली बाउंड, टाइटली बाउंड, नजदीक लपेटा हुआ। तो इफ अ कॉइल हैज n टर्न्स क्लोजली बाउंड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, then total magnetic flux phi b through the coil is कॉइल के थ्रू टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी क्या होगा, तो फाई बी इक्वल टू एक टर्न से हम निकालेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या मिलेगा, बी ए कॉस थीटा। यदि ऐसे n टर्न्स हैं किसी कॉइल में, शेप कुछ भी हो, यदि n टर्न्स हैं और क्लोजली बाउंड है यदि, तो सभी टर्न से सेम मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेंगे। एंड सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमें सारे टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएंगे, कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएंगे। एंड सो ये हो जाएगा n बी ए कॉस थीटा। अब बच्चों ये मेन इक्वेशन है, इस इक्वेशन पे आप नजर रखे रहिएगा, तो आपको चैप्टर 6, चैप्टर 7 बहुत इजीली सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, थ्योरी न्यूमेरिकल जो भी है सब हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको मार्क कर रहा हूं, इस पर नजर रखिए। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया कहीं, तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, मेंशन कर दीजिए। इफ मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर प्लेन, ठीक है, परपेंडिकुलर लिख दिया मैंने, परपेंडिकुलर टू प्लेन कर दीजिए ऑफ लूप और कॉइल, तो फिर वहां पर थीटा इक्वल टू हम ले लेंगे 0 डिग्री, रख लेंगे, कॉस 0 डिग्री क्या होगा 1। चलिए थोड़ा सा इसको मैं लिख देता हूं, ऐसे तो आप ऑलरेडी अब जानते हैं, कॉस 0 डिग्री 1 सबको पता है आप में से, तो रख देंगे इक्वेशन 2 में, तो 1 टर्न से मिल जाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें रख दीजिएगा थीटा 0 डिग्री, n टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स मिल जाएंगे। तो फिर मैं रख दे रहा हूं पहले इक्वेशन 2 में, तो फाई बी 1 टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स होगा b इंटू ए, इसको मैं इक्वेशन 2a कर दे रहा हूं, इक्वेशन 2 का ही ये आ गया रिजल्ट जब थीटा 0 डिग्री लेंगे। इक्वेशन 3 हो जाएंगे हमारे फाई बी इक्वल टू n बी ए कॉस 0 डिग्री 1, इसको मैं इक्वेशन 3a कर दे रहा हूं। चलिए बच्चों, तो इक्वेशन 2
और इक्वेशन 3, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग बार बार यूज करेंगे, इस पर नज़र रखिए। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट ऑलरेडी आपको पता हो चुका है चैप्टर 5 में, फिर भी लिख लीजिए। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इज वेबर, शॉर्ट में WB से हम डिनोट करते हैं। चलिए, तो ये था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट B डॉट DA निकाले हैं, तो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए अब इस पर हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इस पर फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करा और उन एक्सपेरिमेंट्स से इस फिनोमेना का पता लगाया। अब इसी EMI पर हमारा अल्टरनेटिंग करंट देने वाला जनरेटर बना हुआ है। जनरेटर से आप अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करते हैं और इसी से हमारा सारा काम होता है। हमारे घर में आता है अल्टरनेटिंग करंट, उसी से हमारे घर में सारे अप्लायंसेस चलते हैं। तो उसका बेसिक यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पहले हम डिफाइन करें, फिर फैराडे का एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे। चलिए, तो EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिफाइन करिए। EMI शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। EMI is a phenomena. EMI is a phenomena of generation, मतलब प्रोडक्शन, डेवलपमेंट, जैसे भी बोलें। तो ये एक EMI जो एक फेनोमेना है, एक घटना है। कौन सी घटना है? अब जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में इसको EMF हम लोग बोलेंगे। और EMF को कोई एप्सिलॉन से या कोई E से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी पर है। फिजिक्स में कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं। चलिए, तो एप्सिलॉन या E से जनरली इसको लोग डिनोट करते हैं। ये एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि बोर्ड एग्जाम 12वीं का आप दे रहे हैं तो ये लिखना जरूरी नहीं, ये आपके जानकारी के लिए है। तो जनरेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF एंड current in a loop when there is change of magnetic flux, through the loop। अब ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हुआ, पैदा हुआ, इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से, अभी डेफिनेशन में जो वर्ड है इसको पहचानिए। EMI इज अ फिनोमेना, ये घटना हो गई। कौन सी? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड करंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और करंट को जनरेट करने की, पैदा करने की, ये एक घटना हो गया इन अ लूप, एक लूप में। ठीक है, कंडक्टर का बना लूप, कंडक्टिंग लूप में। ठीक है, ऐसे तो अंडरस्टूड होता है लूप, लेकिन चलिए एक वर्ड में यहां पर और लगाता हूं, इन अ कंडक्टिंग लूप, यानी कि कंडक्टर का बना हुआ जो लूप है, उस लूप में when there is change of magnetic flux through the loop, जब मैग्नेटिक फ्लक्स को आप किसी लूप के थ्रू चेंज करेंगे, किसी लूप में यदि मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज करेंगे, तो वहां पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आता है, जिसके वजह से करंट आ जाते हैं। अब इसका नोमेनक्लेचर
those EMF and current, those EMF and current are called induced EMF and induced current रेस्पेक्टिवली। तो बच्चों इस ईएमएफ का नाम इंड्यूस्ड ईएमएफ और इस करंट का नाम रखा गया इंड्यूस्ड करंट। अब आइए इसके एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंट, ये फैराडे ने करा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, उसमें से एक हम लेते हैं जो सबसे बढ़िया होगा, इसी पर सारे एक्सपेरिमेंट को आप समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। एग्जाम्पल और एक्सपेरिमेंट और एग्जाम्पल। चलिए इसके लिए हम लेते हैं सबसे पहले एक ये वर्टिकल लूप, ये एक वर्टिकल लूप लिया, ऐसे लूप जो है नीचे ऊपर ऐसे वर्टिकल है। अब इस लूप के सर्किट में, इस लूप के साथ हम अटैच कर रहे हैं एक गैल्वेनोमीटर। अब आप जैसा कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है करंट की जांच करता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर करंट टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारा। तो गैल्वेनोमीटर लगाते हैं इस लूप के क्लोज सर्किट में, गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं। नाउ ये लगाया हमने गैल्वेनोमीटर। चलिए अब ये जो लूप है, इस वर्टिकल लूप के बिल्कुल सीध में एक बार मैग्नेट को रखते हैं एक बार मैग्नेट को। सपोज ये है लूप की एक्सिस, लूप के सेंटर से पास करता हुआ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप पासिंग थ्रू सेंटर, ये एक लूप की एक्सिस ले लिया हमने। अब इसी एक्सिस के अलोंग हम ले रहे हैं एक बार मैग्नेट, एक छोटा सा बार मैग्नेट ले लिया, जिसका ये नॉर्थ पोल और ये बार मैग्नेट का साउथ पोल। दिस इज वर्टिकल लूप, ये हो गया वर्टिकल लूप। वर्टिकल यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे वर्टिकल लूप। और ये है हमारा गैल्वेनोमीटर, दिस इज गैल्वेनोमीटर। चलिए अब इसके निडल को अभी नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि निडल में डिफ्लेक्शन होगा, इस निडल को बाद में दिखाएंगे हम, ठीक है। तब आइए देखते हैं कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट फैराडे ने करा था। तो एक मैग्नेट को हॉरिजॉन्टल रखे हैं हम लोग। मैग्नेट की जो मैग्नेटिक एक्सिस है ये डॉटेड लाइन के अलोंग है, और ये डॉटेड लाइन जो है लूप के सेंटर से पास कर रहा है और लूप के प्लेन पर परपेंडिकुलर भी है, ये डॉटेड लाइन जो आप फिगर में देख रहे हैं। चलिए लिखते चलें और समझते भी चलें स्टेप वाइज। तो आइए डिफाइन करते हैं। वी टेक अ बार मैग्नेट, हम एक बार मैग्नेट लेते हैं SN, बार मैग्नेट SN, एंड होल्ड it near a vertical loop, such that its magnetic axis, जैसा कि आप जानते हैं S to N स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक एक्सिस होता है, तो such that its magnetic axis is perpendicular to the plane of the loop। अब इससे क्या हुआ बच्चों,
मैग्नेट हॉरिजॉन्टल हो गया, लूप है वर्टिकल, मैग्नेट हॉरिजॉन्टल हो गया हमारा। अब मैग्नेट की जो मैग्नेटिक एक्सिस है बिल्कुल लूप की प्लेन पर परपेंडिकुलर है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, चलिए इसको मैंने किनारे कर दिया है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर is connected with the loop। अब आप जानते हैं गैल्वेनोमीटर करंट की जांच करता है टू टेस्ट एग्जिस्टेंस, उपस्थिति, एग्जिस्टेंस या कहिए प्रेजेंस, टू टेस्ट, चलिए सिंपल वर्ड लेते हैं, टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ करंट इन द लूप, प्रेजेंस ऑफ करंट इन द लूप। चलिए ये हमने सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया हमने। पहले क्या तैयार किया एक्सपेरिमेंटल सेटअप? वी टेक अ बार मैग्नेट, हमने एक बार मैग्नेट लिया, हम एक बार मैग्नेट लेते हैं एंड होल्ड इट, इसको रखा नियर अ वर्टिकल लूप, एक वर्टिकल लूप के नजदीक में इसको रखा। अब सच दैट, इस तरह से रखा कि इट्स मैग्नेटिक एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। जो मैग्नेटिक एक्सिस हैं ये लूप के प्लेन पर परपेंडिकुलर है। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ लूप का प्लेन है, मान लीजिए, तो जो मैग्नेटिक एक्सिस है ऐसे परपेंडिकुलर है लूप के प्लेन पर। हॉरिजॉन्टल हो गया मैग्नेट, वर्टिकल ऐसे है लूप। अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड विद द लूप, लूप के साथ एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किए, अटैच किए हैं टू टेस्ट, क्यों करे हैं अटैच? टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ करंट इन द लूप, लूप में करंट की उपस्थिति को, प्रेजेंस को पता लगाने के लिए। अब मैग्नेट को हम चला के देखते हैं, ठीक है, फैराडे ने चलाया। अब जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट फैराडे का किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। तब कैसे कैसे फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करा, आइए। एक बात और आप देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट जो है ये नियरर टू द लूप है। चलिए एक वर्ड और लिख लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आता है इसलिए आप पूरा अच्छे से लिख लीजिए। नॉर्थ पोल एंड ऑफ बार मैग्नेट इज नियरर या कहिए क्लोजर टू द लूप। अब नंबर 1, जब बार मैग्नेट को हम चलाते हैं टुवर्ड्स द लूप, ऐसे हमने चलाया, दिया हमने मोशन, बार मैग्नेट में मोशन दिया हमने इधर की तरफ। जैसे ही मोशन देते हैं तुरंत आप देखेंगे कि यहाँ गैल्वेनोमीटर की जो पॉइंटर है ये पॉइंटर अपनी जगह पे नहीं, पॉइंटर में ऐसे डिफ्लेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। पॉइंटर जो है अब बिल्कुल ये अपनी जगह पे नहीं रहता है, पॉइंटर में डिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। ऐसे डिफ्लेक्शन हो गया एक डायरेक्शन में। अब बच्चों हम क्या कहेंगे, गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर में डिफ्लेक्शन तो तभी होता है जब इसमें करंट जाता है, तो हम कहेंगे करंट आ गया, इसका मतलब ये जो करंट है यही है इंड्यूस्ड करंट। और जो करंट आया है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो करंट आया है, तो इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का नाम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। आइए इसको लिखिए, when the magnet moves towards the loop, there is
there is deflection in galvanometer, deflection in galvanometer, galvanometer, यहां लिख दिया there is deflection in galvanometer। अब इससे कंक्लूजन निकाल लेते हैं। it shows there is current in the loop, Number 2, when the magnet is stopped, जब मैग्नेट को रोक देते हैं, then current becomes zero and there is not deflection in galvanometer, there is not deflection in galvanometer। तो जैसे ही मैग्नेट को रोक दिया गया, ये चल रहा है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहे हैं, इस पाथ में करंट आ रहा है, तभी डिफ्लेक्शन हो रहा है, लूप में करंट आ रहा है। आगे करंट की डायरेक्शन हम लोग सीखेंगे, लेंज लॉ आगे आएगा, ठीक है, उससे डायरेक्शन सीखेंगे। अब इधर की तरफ मैग्नेट चला, जैसे ही चला यहाँ डिफ्लेक्शन हुआ, जो बता दिया हमें कि करंट आ गया, इस लूप की सर्किट में करंट आ गया। अब मैग्नेट को जो ही रोका गया, जैसे ही मैग्नेट को रोका, देन डिफ्लेक्शन जीरो हो जाते हैं, देयर इज नॉट डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन नहीं होता है गैल्वेनोमीटर के निडल में, पॉइंटर में डिफ्लेक्शन नहीं होता है, इट मीन्स देयर इज नो करंट, देन करंट बिकम जीरो। अब मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन में जब हम चलाते हैं, ठीक है, ये जो मैग्नेट है हमारा, यदि इस मैग्नेट को अब हम अपोजिट डायरेक्शन में चलाते हैं, तो बच्चों फर्स्ट कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन था, अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होने लगते हैं। तो आइए इसको डिफाइन कर दें। थर्ड केस, when the magnet moves away from the loop, then there is deflection, in galvanometer, but in opposite direction, opposite direction किसके रेस्पेक्ट में? तो with respect to the direction of deflection in फर्स्ट कंडीशन। जो फर्स्ट कंडीशन में डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन है, उसके रेस्पेक्ट में अब अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है। यदि मैग्नेट को हम लोग दूर की तरफ चलाते हैं, तो व्हेन द मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द लूप से दूर की तरफ जब चलते हैं, देन देयर इज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। डिफ्लेक्शन तो होता है गैल्वेनोमीटर में, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हम दूसरा फिगर नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए आता है, तो ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहिए। तो इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन होते हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन किसके रेस्पेक्ट में? तो विथ रेस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इन फर्स्ट कंडीशन के अपोजिट डिफ्लेक्शन होते हैं। अब देखिए ये क्या शो कर दिया हमने कि जब हमने मैग्नेट को दूर करा है, मैग्नेट के मोशन को अपोजिट करा हमने, तो करंट का डायरेक्शन भी अपोजिट हो जा रहा है। तो इट शोज करंट इन लूप
loop flows in opposite direction with respect to that in first condition. अब हम लोगों ने जो देखा कि मैग्नेट को चलाते हैं तो करंट आता है, मैग्नेट को रोक दिए तो करंट जीरो हो जाता है, मैग्नेट को दूर किए तो करंट के डायरेक्शन भी अपोजिट हो जा रहे हैं। अब ये बच्चों यहां पर किस वजह से, कैसे ये करंट आया है, तो फिर जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स का जो इक्वेशन निकाला है उस पर गौर करिए एक बार। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स की इक्वेशन है उस इक्वेशन में जैसा कि हम देख रहे हैं कि उसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ बदलने वाले टर्म्स हैं। तो जरा एक बार हम लिखते हैं जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इक्वल टू, जो कॉइल के लिए लिखे हैं, नंबर ऑफ टर्न एन ए बी कॉस थीटा। अब देखिए 1 2 3 4, ये 4 टर्म्स जो हैं बदलने वाला है। यदि इसमें से कोई भी टर्म बदलता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदल जाएंगे। तो यहाँ क्या बदला, जब मैग्नेट को आप नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा, लूप से मैग्नेट का डिस्टेंस होगा कम। अब आप पढ़े हैं बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं एक्सियल लाइन पर, क्या पढ़े हैं, ड्यू टू शॉर्ट मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम मैग्नेट। अब जैसे मैग्नेट को आगे बढ़ाएंगे देन क्या होगा, लूप से मैग्नेट का डिस्टेंस होगा कम, तो फिर बी इंक्रीज करेंगे, फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, एंड ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया करंट, दिस इज इंड्यूस्ड करंट। मैग्नेट को रोक दिया, जैसे ही रोक दिया मैग्नेट को तो फिर क्या हुआ, डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट, मैग्नेट से लूप का डिस्टेंस हो गया कांस्टेंट, आर कांस्टेंट तो बी कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, नो इंड्यूस्ड ईएमएफ, नो इंड्यूस्ड करंट। जब मैग्नेट को दूर किया हम लोगों ने तब क्या हुआ बच्चों, जैसे ही दूर करेंगे मैग्नेट का डिस्टेंस बढ़ेगा लूप से, जब आर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बी डिक्रीज होगा, और बी यदि कम होगा तो फ्लक्स कम होगा। अब फ्लक्स कम हुआ यानी कि चेंज इन फ्लक्स हो गया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, तो फिर इंड्यूस करंट आया। लेकिन इस समय इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, थर्ड केस में इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। अब इसको हमेशा याद रखिएगा कि यदि मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करते हैं तो एक डायरेक्शन में करंट होता है, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करते हैं तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। नाउ दिस करंट इज इंड्यूस्ड करंट, एक लाइन और लिख लीजिए, इन दिस वे जनरेटेड या कहिए प्रोड्यूस्ड, जनरेटेड करंट in the loop due to change in magnetic flux through it, due to change in magnetic flux, मैग्नेटिक फील्ड भी लिख सकते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट is called induced current, and this phenomenon of generation या कहिए प्रोडक्शन ऑफ करंट, और करंट जो है ड्यू टू ईएमएफ चलते हैं, तो मैं ईएमएफ भी लिख देता हूं, ईएमएफ करंट, ईएमएफ इज कॉल्ड ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे उसमें
यही 3 बातें होंगे। अब आप जो भी एक्सपेरिमेंट आपको बुक में मिले, इसी 3 बात पर गौर करेंगे। या तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो करंट होगा, नहीं यदि फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो नो करंट। अब इसी को फैराडे ने लॉ बना दिया। तो फैराडे के ऐसे 2 लॉ हैं, एक नॉन मैथमेटिकल और एक मैथमेटिकल है, जिसमें कि फैराडे ने हमें पूरा ईएमएफ की जानकारी दिया। तो आइए देखते हैं क्या है फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है फैराडे लॉ, इस पर गौर करेंगे। और फिर इसके बाद लेंज लॉ आवेगा। लेंज लॉ जो है हमें डायरेक्शन बताता है। तब एक बात हमेशा याद रखिएगा, करंट की डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन सेम होंगे। ठीक है ना, हमेशा इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन में ही होता है। चलिए तब हम ले रहे हैं यहाँ पे फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमआई। चलिए पहले इसके स्टेटमेंट लिख लें। नंबर 1, बोर्ड एग्जाम में आप 2 लॉ लिखिए। ऐसे कई सारे बुक्स में एनसीईआरटी में भी एक ही लॉ लिखा है, मैथमेटिकल लिखा है, बट ये भी दे दीजिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छा रहता है। तो डिफाइन करिए, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, या चेंज ऑफ कर दीजिए, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप there will be an induced EMF, करंट भी लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट कोई एक वर्ड लिख लेंगे, इन द लूप which will, यानी कि जो इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ है, which will last, यानी कि टिकते हैं, ठहरते हैं। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट ठहरते हैं। which will last as long as change in magnetic flux persists, मतलब कि लगातार होते रहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज कंटिन्यूअसली, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, एज लॉन्ग एज मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेज कंटिन्यूअसली, मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार जब चेंज होते रहते हैं तभी तक ये ईएमएफ ये करंट ठहरते हैं। ठीक है। अब बच्चों, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाएगा तो जैसा कि आप देखें एक्सपेरिमेंट से, इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 0 हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, इस पर नज़र रखेंगे, प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे तो नज़र में रखेंगे। लिख लीजिए, एज सोन एज ज्यों ही एज सोन एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बिकम्स 0, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज 0 होते हैं, या कहिए एज सोन एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स स्टॉप्स इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड
करंट बिकम ज़ीरो। तो यहीं प्रॉब्लम्स में जांच करते रहेंगे हमेशा कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लगातार हो रहा है तभी तक जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट होंगे। ज्यों ही मैग्नेटिक फ्लक्स का बदलना बंद त्यों ही इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट जीरो हो जाएंगे। अब सेकंड लॉ फैराडे का मैथमेटिकल है जो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बताता है। तो ये देखते हैं क्या है फैराडे का सेकंड लॉ, या फिर सिंपली लोग फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई भी कहते हैं मैथमेटिकल लॉ को। तो आइए नंबर 2, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैं इसको एप्सिलॉन लिख रहा हूं, इन अ लूप is equal to time rate of change of magnetic flux। इसको मैं जरा डिनोट कर देता हूं, d phi b by dt। अब देखिए जैसा कि आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, अब तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, इन द लूप थ्रू द लूप क्या लिखा हमने, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ लूप इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप that is अर्थात एप्सिलॉन यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई सबस्क्रिप्ट बी बाई डी टी। अब बच्चों माइनस साइन क्यों, आगे हम लोग लेंज लॉ पढ़ेंगे। ये नेगेटिव साइन जो है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता है, जिसकी जानकारी हम आगे लेंगे। बट यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए, नेगेटिव साइन इज फॉर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन के लिए है, और थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख लीजिए बाई लेंज लॉ से इसकी जानकारी हम लोग लेंगे। अब थोड़ी सी हम लोग प्रॉब्लम्स की भी बात कर लें कि यदि कोई कॉइल है हमारे पास जिसमें कि एन टर्न्स हैं और वो नज़दीक लपेटा हुआ है, जिससे कि सभी टर्न से सेम मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है, तो फिर वहाँ पर जो टोटल ईएमएफ होगा वन टर्न में हमने निकाल लिया ईएमएफ, तो कॉइल में जितने टर्न होंगे उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको। चलिए थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए, इसे फैराडे लॉ में इतना ही आप लिख करके बोर्ड एग्जाम में छोड़ सकते हैं, बट प्रॉब्लम के लिए थोड़ी सी हम लोग मेंशन कर लें। इफ कॉइल हैज क्लोजली या कहिए टाइटली wound and turns such that same magnetic flux pass through all turns, then
total induced EMF, इसको भी एप्सिलॉन से मैं डिनोट कर रहा हूं, EMF इन द कॉइल इज, अब जो कॉइल में टोटल EMF होगा n से मल्टीप्लाई कर लेना है हमें, और कुछ नहीं, एक टर्न में EMF निकाल लिया तो फिर n टर्न से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए, तब इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे, तो इस समय कॉइल में जो EMF होगा, इंड्यूस्ड EMF होगा, माइनस नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न हमारा कितना है, n से मल्टीप्लाई ले लिया हमने, d∅b अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम से डिवाइड किए हैं तो इसलिए टाइम रेट बोलते हैं। अब एक टर्न में हमने निकाल लिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि एक टर्न में हमने निकाल लिया इंड्यूस्ड EMF, टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें जो है एक कॉइल में मिल जाएंगे टोटल इंड्यूस्ड EMF। चलिए बच्चों, इसको मैं इक्वेशन 2 कर रहा हूं, और एक इक्वेशन पर और हम लोग गौर कर लें प्रॉब्लम के लिए। यदि हमसे एक टाइम ड्यूरेशन दे करके बोला जाए T1 से T2 टाइम में, यदि पूछा जाए कितना इंड्यूस्ड EMF हुआ और मैग्नेटिक फ्लक्स वहाँ पर चेंज कर रहा हो, तो मेंशन कर लीजिए, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स changes from phi b subscript 1 to phi b subscript 2 in time T1 to T2, then अब ये जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम इंटरवल है T1 से T2, डेल्टा T का हम पता लगा रहे हैं, तो फिर टाइम इंटरवल ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, टाइम ड्यूरेशन, टाइम इंटरवल, तो फिर टाइम इंटरवल in which magnetic flux changes, this equal to delta T, और डेल्टा T इक्वल टू क्या होगा, T2 माइनस T1। अब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको मैं डेल्टा फाई सबस्क्रिप्ट B बोल रहा हूं। अब फिजिक्स में हमेशा चेंज फाइनल माइनस इनिशियल आप निकालते हैं, एंड सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को भी उसी तरह से हम निकालेंगे। तो नाउ डेल्टा फाई B चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, दिस इक्वल टू फाई B2 यानी कि फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स माइनस फाई B1 इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स। अब बच्चों, ड्यूरिंग द टाइम जो रेट निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, एवरेज रेट। जैसे एवरेज वेलोसिटी पढ़ा, एवरेज एक्सेलरेशन पढ़े, टोटल टाइम में जो निकालते हैं वैल्यू उसको एवरेज कहते हैं। तो फिर एवरेज इंड्यूस्ड EMF, एवरेज इंड्यूस्ड EMF एप्सिलॉन से ही इसको भी डिनोट कर रहे हैं। तो नाउ एप्सिलॉन induced EMF, average induced EMF will be phi B2 minus phi B1, या डेल्टा फाई लिख लें हम लोग, लेकिन इसका मॉडुलस ले लेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। अब वैल्यू पहले हम निकाल लेंगे, वैल्यू निकालने के बाद इसकी डायरेक्शन
आगे लेंज लॉ से हम लोग निकालेंगे। अब इसको कहाँ पर यूज करें, तो जब न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको दिया रहे और आपको बोला जाए कि आप 5 सेकंड टू 10 सेकंड बताओ कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, तो वैसे कंडीशन में इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लीजिए, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लीजिए, बस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल या कहिए टोटल टाइम टेकन, इससे डिवाइड करिए, आपको मिल जाएंगे पूरे टाइम ड्यूरेशन में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आया है लूप में। चलिए बच्चों, हम लोगों ने फैराडे लॉ तक काम कर लिए हैं। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो लेंज लॉ की हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।